कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये खड़गे जी कहते हैं राजस्थान और उत्तर प्रदेश वालों का कश्मीर से क्या लेन देन। अरे खड़गे महाराज 80 पार कर गए, मगर आपको मालूम नहीं पड़ता, कौशाम्बी को जान नहीं पाए। कौशाम्बी का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, जान देने। भाइयों बहनों, कश्मीर में अब तक एक कांग्रेस सपा बसपा ने धारा 370 को अपने अनौरत संतान की तरह संभाल कर रखा था। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया भैया, समाप्त। और एक कश्मीर से हमेशा के लिए आतंकवाद को समाप्त कर कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। भाइयों बहनों, ये दो शहजादे जो है अखिलेश और राहुल बाबा, वो कहते हैं कि हम आएंगे तो धारा 370 को वापिस लाएंगे। मुझे बताइए कौशाम्बी वालों, धारा 370 वापिस आनी चाहिए क्या? जोर से बोलो, आनी चाहिए। मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया है, नक्सलवाद को समाप्त करने का काम किया है। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये तो राम की भूमि है। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल तक ये कांग्रेस सपा बसपा राम मंदिर को अटका कर रखे, लटका कर रखे, भटका कर रखे। मोदी जी आए, मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब ये राहुल बाबा, सोनिया गांधी, डिंपल बेन, अखिलेश यादव, सबको निमंत्रण भेजा गया, मगर कोई प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गया। क्यों नहीं गया भाई, मालूम है? बताओ क्यों नहीं गया? चलो मैं बताता हूं। वो लोग अपनी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से। उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है ना? पक्का मालूम है ना? पक्का मालूम है ना? मगर हम भाजपा वाले वो वोट बैंक से नहीं डरते हैं। सिर्फ राम मंदिर नहीं, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ बाबा विश्वनाथ का दरबार भी मोदी जी ने फिर से बनाने का काम किया। सोमनाथ का मंदिर फिर से सोने का बन रहा है। मोदी जी ने हमारे सारे श्रद्धा केंद्र को फिर से सजाने का काम किया। 3 डीएम 3 एसपीओ को लखनऊ से मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश गए हैं कि जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बूथ तक न पहुंच पाए, मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं और साथ में चुनाव आयोग को भी अपील करता हूं कि चुनाव आयोग ये देखे कि सब वोट डालने जाएं, और अपने कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि कोई भी रास्ता अपनाएं और वोट डाल के आएं। देखिए, जिस तरीके से हर चरण आगे बढ़ता चला जा रहा है, जनता का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़ता जा रहा है, और साथ में चरण तक नीचे करो यार, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। इनके पास महंगाई का कम करने का,
कोई रास्ता नहीं था। इन्होंने महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, किसान को संकट में डाल दिया। और यही शहर है जिसमें निवेश के लिए बड़े बड़े मेलों का आयोजन हुआ, G20 हुआ, यहाँ हुआ, इन्वेस्टमेंट मीट यहाँ हुई, डिफेंस एक्सपो यहाँ हुआ, लेकिन जमीन पर क्या पहुंचा? न नौकरी, न रोजगार। और जिस तरह का काम सरकार ने किया है, आज जान को भी खतरा हो गया। जो वैक्सीन लगवाई उससे जान को खतरा, और ये संविधान के भी पीछे पड़े हैं। जान के पीछे तो पड़े ही पड़े हैं, संविधान के पीछे भी पड़े हैं। इसलिए बहुजन समाज के लोग और तमाम वो लोग जो संविधान में आस्था रखते हैं, संविधान के प्रति पूरे समर्पित हैं, वो संविधान बचाने के लिए एकजुट होकर के इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रहे हैं। कल कन्नौज में भी मतदान है और चौथे चरण के मतदान 400 पार पे जा रहे हैं, क्या लगता है? ये कोई 400 पार नहीं, ये 400 पार इसीलिए नारा दे रहे थे क्योंकि ये संविधान बदलना चाहते हैं, लेकिन अब ये 400 पार बोल ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए इनकी भाषा, व्यवहार और जो शब्द बोल रहे हैं भाषणों में वो बदल गए हैं। इन्होंने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा था, आज उसी गड्ढे में गिर गए खुद। इन्होंने जो नेगेटिव नैरेटिव क्रिएट किया था, आज वो अपने ही नैरेटिव के शिकार हो गए। जो इनका नेगेटिव नैरेटिव था उसी के ही शिकार हो गए। और याद रखें, कहावत वही है कि जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है वो एक दिन खुद उस गड्ढे में गिरता है। आज मुख्यमंत्री जी ने बोला है जी को हटा दिया जाएगा केजरीवाल। ये क्या होगा कल किसी को नहीं पता, लेकिन ये निश्चित है कि दिल्ली वाली सरकार जा रही है। सब अपील क्या करेंगे? मतदान चौथे मैं चौथे चरण के तमाम मतदाताओं से अपील करूंगा कि अगर पुलिस प्रशासन रोके तब भी आप वोट डालने जाना। ये चुनाव आयोग हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करता है कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें, लेकिन इधर हमें देखने को मिला है कि बीजेपी जब से हताश हुई है, जनता ने उसके खिलाफ मतदान किया है, तो वो पुलिस और प्रशासन को आगे कर रहा है और पुलिस और प्रशासन से वोटिंग रोक रहे हैं। संभल में हमने देखा, बदायूं में देखा, रामपुर में पहले देखा। इसलिए अपने मतदाताओं से मैं कहूंगा कि वो वोट डालने जरूर जाएं। वोट की अगर रोकें तो वहीं धरने पर बैठ जाएं या कोई रास्ता ऐसा अपनाएं, कम से कम वोट डालने जाएं, क्योंकि सरकार अब जो वोट डालने जा रहे हैं उनको रोकना चाहते हैं। 3 डीएम 3 एसपीओ को लखनऊ से मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश गए हैं कि जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बूथ तक न पहुंच पाए। मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं और साथ में चुनाव आयोग को भी अपील करता हूं कि चुनाव आयोग ये देखे कि सब वोट डालने जाएं, और अपने कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि कोई भी रास्ता अपनाएं और वोट डाल के आएं। देखिए, जिस तरीके से हर चरण आगे बढ़ता चला जा रहा है, जनता का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़ता जा रहा है, और साथ में चरण तक नीचे करो यार, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर होगा। इनके पास महंगाई का कम करने का कोई रास्ता नहीं था। इन्होंने महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, किसान को संकट में डाल दिया। और यही शहर है जिसमें निवेश के लिए बड़े बड़े मेलों का आयोजन हुआ, G20 हुआ, यहाँ हुआ, इन्वेस्टमेंट मीट यहाँ हुई, डिफेंस एक्सपो यहाँ हुआ, लेकिन जमीन पर क्या पहुंचा? न नौकरी, न रोजगार। और जिस तरह का काम सरकार ने किया है, आज जान को भी खतरा हो गया। जो वैक्सीन लगवाई उससे जान को खतरा, और ये संविधान के भी पीछे पड़े हैं। जान के पीछे तो पड़े ही पड़े हैं, संविधान के पीछे भी पड़े हैं। इसलिए बहुजन समाज के लोग और तमाम वो लोग जो संविधान में आस्था रखते हैं, संविधान के प्रति पूरे समर्पित हैं, वो संविधान बचाने के लिए एकजुट होकर के इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रहे हैं। कल कन्नौज में भी मतदान है और चौथे चरण के मतदान 400 पार पे जा रहे हैं, क्या लगता है? ये कोई 400 पार नहीं, ये 400 पार इसीलिए नारा दे रहे थे क्योंकि ये संविधान बदलना चाहते हैं, लेकिन अब ये 400 पार बोल ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए इनकी भाषा, व्यवहार और जो शब्द बोल रहे हैं भाषणों में वो बदल गए हैं। इन्होंने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा था, आज उसी गड्ढे में गिर गए खुद।
इन्होंने जो नेगेटिव नैरेटिव क्रिएट किया था, आज वो अपने ही नैरेटिव के शिकार हो गए। जो इनका नेगेटिव नैरेटिव था उसी के ही शिकार हो गए। और याद रखें, कहावत वही है कि जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है वो एक दिन खुद उस गड्ढे में गिरता है। आज मुख्यमंत्री जी ने बोला, मुख्यमंत्री जी ने बोला है केजरीवाल जी को हटा दिया जाएगा केजरीवाल जी देखिए, ये क्या होगा कल किसी को नहीं पता, लेकिन ये निश्चित है कि दिल्ली वाली सरकार जा रही है। सब अपील क्या करेंगे मतदान को? चौथे चरण मैं चौथे चरण के तमाम मतदाताओं से अपील करूंगा कि अगर पुलिस प्रशासन रोके तब भी आप वोट डालने जाना। ये चुनाव आयोग हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करता है कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें, लेकिन इधर हमें देखने को मिला है कि बीजेपी जब से हताश हुई है, जनता ने उसके खिलाफ मतदान किया है, तो वो पुलिस और प्रशासन को आगे कर रहा है और पुलिस और प्रशासन से वोटिंग रोक रहे हैं। संभल में हमने देखा, बदायूं में देखा, रामपुर में पहले देखा। इसलिए अपने मतदाताओं से मैं कहूंगा कि वो वोट डालने जरूर जाएं। वोट की अगर रोकें तो वहीं धरने पर बैठ जाएं या कोई रास्ता ऐसा अपनाएं, कम से कम वोट डालने जाएं, क्योंकि सरकार अब जो वोट डालने जा रहे हैं उनको रोकना चाहती है। तुम देश के सारे चोर उचक्के डकैतों को अपनी पार्टी में शामिल कर लो और केजरीवाल को जेल भेज दो और कहो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे प्रधानमंत्री जी। आप देशवासियों को बेवकूफ मत समझो। देश बच्चे बच्चे की जुबान के ऊपर हो रहा है कि सारे चोर चक्कों को अपनी पार्टी में शामिल करके और ईडी और सीबीआई के सारे केस उनके रफा दफा कर। केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया? केजरीवाल को गिरफ्तार करके उन्होंने एक मैसेज दिया है सारे देश को कि अगर मैं केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकता हूं तो किसी को भी गिरफ्तार कर सकता हूं। कोई केस नहीं होगा, कोई मामला नहीं होगा, तब भी मैं तुमको गिरफ्तार कर सकता हूं। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। देशवासियों को यह समझने की, अब जब मैं बोलने जा रहा हूं, समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, और इसको 2 स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टालिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टालिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यही तानाशाही है दोस्तों। वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। उधर देखो, एक हेलीकॉप्टर मेरा है, उसको हमने ट्रैक्टर बना दिया है। यहां प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, नड्डा जी आ रहे हैं, राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं,
योगी जी आ रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, फलना आ रहे हैं, ठिकाना आ रहे हैं, लेकिन एक मेरा हेलीकॉप्टर सब पर भारी है। कमर के हड्डी में चोट है, बेल्ट लगा करके चल रहे हैं, और ये 10वां सभा है आज का। हमने दम लिया है कि जब तक डॉक्टर तो बोला तेजस्वी जी 3 हफ्ता बेड रेस्ट कर लीजिए, हम बोले 3 हफ्ता में तो चुनाव खत्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब तेजस्वी बेड रेस्ट नहीं लेगा, तेजस्वी तो मोदी जी को बेड रेस्ट दिलाएगा। तो आप लोगों का साथ चाहिए, और ये शारीरिक दर्द बेरोजगारी के दर्द से ज्यादा नहीं है। बेरोजगारी का दर्द है कि नहीं है? कितने नौजवान बेरोजगार है, जरा हाथ उठा के बताओ इतने लोग। लेकिन तेजस्वी जब 17 महीने था तो कितने को नौकरी दिया? 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 3 लाख प्रक्रियाधीन। लेकिन 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने कितनों को दिया? महंगाई बढ़ी है या घटी है? गरीबी बढ़ी है कि घटी है? तो मोदी जी खाली झूठ बोलते, ऐसा झूठ बोलते हैं मोदी जी की गोबर के भी हलवा बना देते। ना 15 लाख रुपए आया, ना 2 करोड़ नौकरी मिला, ना काला धन आया, ना किसानों का आय दुगुना हुआ, ना ही आप देखिएगा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, ना कच्चा मकान बना के दिया इन्होंने। बताओ यहाँ पातेपुर के लिए मोदी जी ने क्या किया? देखो आलोक मेहता जी चुनाव लड़ रहे हैं, ये मत समझना कि ये अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव भी चुनाव लड़ रहा है। ये जो गृह राज्य मंत्री है जो लड़ रहे चुनाव, अमित शाह जी के जूनियर हैं। धन है, धन बल है, लेकिन हम लोगों के पास जन बल है। कुछ मिलता तो रख लो, लेकिन वोट हमको सुनने में आया कि अभी खोले हुए हैं, गुप्त बैठक किया जा रहा है। कौन कौन लोग जा रहे हैं भी पता है, लेकिन दिया जा रहा है। मैनेज कर लीजिए, मैनेज कर लीजिए। तो इस बार चुपचाप राहुल जी लालू जी की सरकार बनेगी तो 1 करोड़ लोगों को देश भर में सरकारी नौकरी हम लोग दिलाएंगे। गरीब बहनों को 1 लाख रुपया सालाना हम लोग देंगे, यानी महीने में 8,333 रुपया। गैस सिलेंडर को 500 रुपया कर दिया जाएगा। 5 किलो अनाज क्या 10 किलो अनाज दिया जाएगा। देश में सबसे महंगा बिजली बिहार में 200 यूनिट फ्री बिजली आप लोगों को दिलाने का काम किया जाएगा। 10 फसलों पर एमएसपी दिया जाएगा ताकि किसानों का आय और आर्थिक स्थिति ठीक हो। ये सारा काम हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। अग्निवीर योजना में ना तो पेंशन है, ना तो शहीद का दर्जा है, ना ही आप देखिएगा कैंटीन की व्यवस्था है। इसलिए इसको खत्म किया जाएगा। और हाजीपुर से श्री चंद्र राम जी जूता सीने वाले के बेटा है, जमीन नेता, इनको जिताइए। और वैशाली से मुन्ना शुक्ला जी, हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है, तो साथ मिलेगा ना। देखो नित्यानंद जी हम लोग के मुकदमा रेड वही करवाते, केस ईडी सीबीआई वही लगवाते। सोचते हैं कि लालू जी डर जाएंगे, लालू जी डरे वाला है। जब लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का लड़का डरा जाएगा। तो देखो समय कम नहीं है, मेरे साथ नारा लगाइएगा। देखिए हमारे साथ मुकेश सहनी जी हैं,
केंद्र में इन लोग का छुट्टी कराने के बाद बिहार में हम लोग इनका छुट्टी करा के अपना जब सरकार बनाएंगे तो मुकेश सहनी जी को बड़ी भूमिका में हम लोग लाएंगे। और यही नहीं, मेरे साथ नारा लगाना, मेरे साथ नारा लगाना, हम कहेंगे आलोक मेहता, आप लोग पकड़ के रखे, जनता आगे आगे इस बार, आलोक मेहता, आलोक मेहता, आलोक मेहता, चुपचाप 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 भाजपा भगाओ, जोर से आना चाहिए, पीछे से आवाज आना चाहिए, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, पातेपुर की जनता जिंदाबाद, पातेपुर की जनता, 1 करोड़ नौकरी आने वाला 15 अगस्त से बेरोजगारी से। समाजवादी पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष हाफिज अयाद अहमद साहब, यहां पर कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कांग्रेस के प्रत्याशी नौजवान साथी तनुज पुनिया जी, पूर्व सांसद आदरणीय पीएल पुनिया जी, पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप जी, पूर्व मंत्री राकेश वर्मा जी, पार्टी के हमारे विधायक सुरेश यादव जी, पार्टी के हमारे पूर्व मंत्री विधायक आदरणीय फरीद महफूज किदवई साहब, विधायक नौजवान गौरव रावत जी, कांग्रेस पार्टी के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद मोहसिन जी और बड़ी संख्या में दोनों पार्टियों के हमारे नेता, इंडिया गठबंधन के सभी हमारे नेता पदाधिकारी जो मंच पर हैं, यहां पर चुनावी जनसभा में उपस्थित सभी हमारे किसान भाई, सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग, बड़ी संख्या में नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले बाराबंकी लोकसभा के उपस्थित सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जैसे चरणों का चुनाव आगे होता जा रहा है, जैसे जैसे चरणों का चुनाव आगे बढ़ता चला जा रहा है, जनता की नाराजगी और गुस्सा भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और आप देख लेना, जब 7वें चरण में वोट पड़ेगा तो जनता का गुस्सा 7वें आसमान पे दिखाई देगा। ये चुनाव 2024 का, जहां हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, वहीं ये हमारे आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है, जहां हम आप सब मिलकर के समय समय पर ये बातें रखी गई आपके सामने कि जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, ये 2024 का चुनाव भी संविधान मंथन का चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं और इधर इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। आज जो जन समर्थन अभी तक जनता का मिला है, हम ये कह सकते हैं
जो संविधान बदलने निकले हैं, देश की जनता उन्हें बदलने का काम करेगी। बाराबंकी का चुनाव तो हमें लग रहा है ऐसा कि बाराबंकी बनाम झूठी गारंटी का चुनाव होता जा रहा है। ये लोग जो झूठी गारंटी दे रहे हैं, इस बार बाराबंकी के लोग इनकी घंटी बजा करके वापस भेज देंगे। ये ऐसा चुनाव है जहां जनता ने अपने आप हाथ में चुनाव ले लिया है और जनता मन बना करके बैठी है कि इस बार ये डबल इंजन वाले बचने वाले नहीं हैं। मैं लखनऊ से लेकर के जहां जहां गया हूं, वहां मैंने देखा है कि बड़े बड़े डबल इंजन वालों की होर्डिंगें लग गई हैं। जो ये डबल इंजन की सरकार बोलने वाले लोग, इन्होंने बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगाई हैं हर शहर में, और जब होर्डिंग देखोगे कई जगह एक इंजन गायब है, लखनऊ वाला इंजन गायब है। और सुनने में आया है कि बाराबंकी का इंजन तो इन्हें पहले ही बदलना पड़ गया था। और जब बाराबंकी के लोग 5वें चरण में वोट डालेंगे तो रहा बचा जो एक इंजन है वो भी गायब हो जाएगा। दिल्ली से सरकार बचने वाली नहीं है। पिछले 10 साल और उत्तर प्रदेश के 7 साल का हिसाब किताब अगर मांगें तो इन्हें 17 साल का हिसाब किताब देना है। दिल्ली के 10 साल और उत्तर प्रदेश के 7 साल सरकार के, बताओ इन 17 सालों की सरकार में बीजेपी की हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली? इनका हर वादा झूठा निकला कि नहीं निकला? और जो लोग कहते थे हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, बताओ हमारे किसान भाइयों, अगर किसानों की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। ना आय दोगुनी हुई, और जो हमारे किसानों को लाभ मिलना चाहिए था, जो मदद मिलनी चाहिए था, जो सरकारी योजनाओं से लाभ पहुंचना चाहिए था, वो भी ये सरकार हमारे किसानों की मदद नहीं कर पाई। और लागत जो बढ़ी महंगाई के कारण, लगातार हमारे किसान महसूस कर रहे हैं कि हर फसल की लागत बढ़ती चली जा रही है। जहां लागत बढ़ रही है वहीं हर चीज इस सरकार ने महंगी कर दी, चाहे वो कीटनाशक दवाई हो, चाहे डीजल हो, और चाहे जरूरत का सामान हमारा किसान खरीद रहा हो। हर चीज सरकार ने महंगी कर दी। और हमारे किसानों को वो समय भी याद है जिस समय किसानों के खिलाफ दिल्ली वालों ने काले कानून लाने का काम किया था। ये हमारे किसानों की जमीन छीनना चाहते थे। ये हमारे किसानों की पैदावार जो होती उसको लूटना चाहते थे। लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देंगे, न केवल उत्तर प्रदेश के किसान बल्कि देश के किसान एक हो गए और दिल्ली में लगातार बैठे रहे, और तब तक नहीं हटे जब तक सरकार ने काले कानून वापस नहीं ले लिए। सरकार को झुकना पड़ा, हजारों हमारे किसान शहीद हो गए, लेकिन हमारा किसान पीछे नहीं हटा। किसान तभी पीछे हटा जब सरकार ने काले कानून वापस ले लिए। हम अपने किसानों को कहने आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिल्ली में सरकार में रह करके
बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोगों के कर्जे माफ किए हैं और कोई छोटा मोटा कर्जा माफ नहीं किया है। अगर सभी बैंकों का कर्जा जो माफ हुआ है उसका हिसाब किताब लगा लें तो 16 लाख करोड़ कर्ज माफ किया है। बड़े बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ माफ कर दिया। और जिस समय 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए जा रहे थे उस समय बीजेपी के सरकार के लोगों ने नियम बनाया कि जिनके भी बैंकों में जो पैसा उन्होंने लिया है और 5 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिया है उन्हीं लोगों का कर्ज माफ होगा। हमारा किसान मायूस रह गया क्योंकि हमारे किसानों का तो लाखों में कर्जा है, करोड़ों में कर्जा नहीं है। इसलिए हम अपने किसानों को भरोसा दिलाके जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने तय किया है आने वाले समय में 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हमारे किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। न केवल किसानों का कर्ज माफ होगा बल्कि हमारे किसान लगातार अपनी पैदावार, अपनी फसल का मूल्य मांगते रहे हैं, कीमत मांगते रहे हैं। अपने किसानों को उनकी एमएसपी का भी कानूनी अधिकार दिलाने का काम इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी दिलाने का काम करेगी। जहां हमारा किसान बर्बाद कर दिया इस सरकार ने, वहीं हमारे नौजवानों के साथ भी बहुत धोखा किया है। ये जितने नौजवान हमारे सामने तख्ती लेकर के खड़े हैं, ये तमाम नौजवान जानते होंगे कि जब जब ये तैयारी करके गए, इन्होंने कोचिंग की, मेहनत की, परीक्षा दे करके आए और जब परीक्षा अच्छी हो गई और घर वापस लौट करके आए तो उन्हें पता लगा पेपर लीक हो गया। ये नौजवान जो खड़े हैं, केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है, इस सरकार में 10 पेपर से ज्यादा लीक हुए, पेपर लीक हुए हैं। सब पेपर लीक हो गए। और हाल ही में हमारे नौजवानों को याद होगा कि जब पुलिस भर्ती का इन्होंने फैसला लिया कि पुलिस भर्ती 2 दिन परीक्षा कराई जाएंगी और सरकार ने भरोसा दिलाया कि इतनी सुरक्षा के इंतजाम हैं कि कहीं भी पेपर लीक नहीं होगा। हमारे नौजवानों ने तैयारी की, मेहनत कर करके गए, वहां पर पड़े रहे, ऐसे ही रुके, कहीं रुक पाए नहीं रुक पाए, स्टेशन से लेकर के अपनी गाड़ियों में सोते रहे, परीक्षा दे करके आए और जब घर लौट करके आए तो पता लगा पुलिस भर्ती का भी पेपर लीक हो गया। हमारे नौजवान जानते होंगे कि इस सरकार ने कोई परीक्षा नहीं करा पाई। पता नहीं ये सरकार कैसी है जो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है। हर पेपर लीक हो रहा है इनका। और याद रखना, मैंने कई मौकों पर वो गणित समझाया है कि अगर 60 लाख बच्चे जो परीक्षा रद्द की वजह से जिनका भविष्य अंधकार में चला गया, अगर 60 लाख बच्चे हैं और उनके मां बाप को हम जोड़ दें तो एक परिवार से 3 लोग नाराज हैं। और अगर 60 लाख ऐसे नौजवान हैं जो परीक्षा नहीं दे पाए, जिनकी नौकरी इन्होंने छीन ली, तो पूरे उत्तर प्रदेश में अगर हम 60 लाख का गुणा 3 से कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख होता है। और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं से तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम होता है। बताओ, 1 करोड़ 80 लाख का अगर भाग दोगे 60 लाख से तो कितने हुए? 2,25,000। और जिस पार्टी से 2,25,000 एक लोकसभा में वोट कम होंगे तो बताओ उनकी हालत क्या होगी उस लोकसभा में। बताओ नौजवानों, इनका सफाया करने जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो?
इन्होंने केवल आपकी नौकरी के साथ खिलवाड़ नहीं की है, जरा सोचना जा करके आपके जीवन का 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया। 1/3 जीवन। और जितने भी फैसले लिए इन्होंने, वो नौजवानों को नौकरी और रोजगार नहीं दिला पाए। यही लखनऊ, जहां पर देश के प्रधानमंत्री और बड़े बड़े लोग आए थे और बड़े बड़े निवेश के सपने दिखाए गए थे, बड़े बड़े उद्योगपति आए और कहा कि निवेश के लिए वो तैयार हैं, लाखों करोड़ रुपया जमीन पर पहुंचेगा। बताओ हमारे बाराबंकी के लोगों, आपके बगल में राजधानी में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब आए थे और लाखों करोड़ का निवेश का सपना दिखा गए। अगर बाराबंकी में कोई निवेश हुआ हो तो बता दो हमें। और न निवेश किया, जो योजनाएं समाजवादी सरकार में चल भी रही थी, उन तमाम योजनाओं को इन्होंने बर्बाद कर दिया। बताओ एम्बुलेंस बर्बाद कर दी कि नहीं कर दी? और ये 100 नंबर वाली गाड़ी जो 112 कर दी, जब से सरकार ने 100 से 112 किया, जब से 100 से 112 नंबर बढ़ा दिया, हमारे खाकी वर्दी भाइयों को भी लगा कि उन्हें भी अपना रेट बढ़ा देना चाहिए। और अगर आज फोन करते होगे तो एक से वसूली नहीं करते, दोनों पक्षों से वसूली कर लेते हैं। और हमारे नौजवान साथियों, आपको याद होगा, न केवल आपकी परीक्षाओं के पेपर लीक किए हैं, बल्कि अग्निवीर की नौकरी भी इन्होंने 4 साल की कर दी। ये 4 साल की नौकरी ऐसी है कि अगर कोई नौजवान अग्निवीर की नौकरी में गया और शहीद हो गया तो उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, जो सुविधाएं होती हैं वो भी नहीं मिलेंगी। और याद कीजिए, नेताजी ने कभी फैसला लिया था कि अगर कोई शहीद होगा तो उसका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए पूरे सम्मान के साथ घर परिवार के बीच में लेके जाया जाएगा। अगर अग्निवीर होगा कोई तो उसको आखिरी समय पे भी ये सम्मान नहीं दे पा रही सरकार। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, जिन्होंने ये अग्निवीर व्यवस्था बनाई है, समाजवादी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और पहले जैसी नौकरी होगी, पक्की वर्दी के साथ पक्की नौकरी होगी। ये अग्निवीर वाली आधी अधूरी नौकरी हम स्वीकार नहीं कर सकते। ये तो अभी फौज के साथ हुआ है, ये तो अभी फौज के साथ हुआ है। ये बीजेपी वाले आ गए तो हमारे खाकी वर्दी पहने हुए भाई लोगों की भी नौकरी 3 साल की कर देंगे ये लोग। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान? ये तो बेचारे वो लोग हैं जिनके जबरदस्ती वैक्सीन लगा दी गई। पूछो, आपके बगल में खड़े होंगे, पूछिए जबरदस्ती वैक्सीन लगी कि नहीं लगी इनके। और अब वैक्सीन वाली कंपनी कह रही कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ अब शरीर से कैसे वापस ले लोगे? बताओ ये हमारे आपके पीछे पड़े कि नहीं पड़े, जान के पीछे? न केवल ये हमारे आपकी जान के पीछे पड़े हैं, बल्कि ये लोग संविधान के पीछे भी पड़े हैं। इसलिए जान बचाने से लेकर के हमें आपको संविधान भी बचाना है। ये जो शिक्षक भर्ती है, इस सरकार ने कोई शिक्षक भर्ती नहीं की, और अगर शिक्षक भर्ती हो भी गई होगी तो ये हमारे 69,000 वाले शिक्षक भर्ती वाले जानते होंगे इनके साथ कितना भेदभाव हुआ है, कितने सालों से ये लड़ रहे हैं।
और आज भी इनको न्याय नहीं मिला है, इनको न्याय नहीं मिला आज तक। इसलिए हम अपने जहां समाजवादी सरकार में हम लोग शिक्षक भर्ती के लिए मौका देंगे, वहीं हमारे 69,000 वाले जो शिक्षक हैं जिनके साथ भेदभाव हुआ है, इनको भी न्याय दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये जब बीजेपी को सरकार बनानी थी तो गरीबों को ये राशन दे रहे थे, और राशन में दाल भी दे रहे थे, कभी कभी चना भी दे रहे थे, रिफाइंड तेल भी दे रहे थे, नमक भी दे रहे थे। और बताओ राशन में आजकल क्या क्या दे रहे हैं लोग? क्या दे रहे हैं राशन में? ये जो राशन में कोई नई चीज पौष्टिक बहुत है वो दे रहे हैं। बताओ राशन कितना घटिया दे रहे हैं आपको? बताओ घटिया राशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? इसलिए हम अपने गरीबों को बता के जा रहे हैं, जहां गरीबों के राशन की गुणवत्ता को बेहतर करेंगे, मात्रा भी बढ़े, और जिस तरीके से संपन्न लोग बड़े बड़े शहरों में पौष्टिक और गुणवत्ता के साथ पैकेज्ड आटा खा रहे हैं, ले रहे हैं, बाजार से खरीद रहे हैं, तो हम समाजवादियों ने तय किया है अपने गरीबों का जहां पर राशन की गुणवत्ता बेहतर करेंगे, वहीं पौष्टिक पैकेट आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम होगा। और डाटा इसलिए क्योंकि डाटा भी आज उतना ही जरूरी है, डाटा भी जरूरी है। तमाम कंपनियां आई थी, अगर आपको याद हो, जब उन्हें बाजार में रहना था, बाजार को कब्जा करना था, तो फ्री डाटा के साथ साथ आपको मोबाइल दे रहे थे, और आज डाटा के लिए भी पैसा लग रहा है। कोरोना के समय पर हम लोगों ने देखा कि जो संपन्न परिवार के लोग हैं, उनके परिवार के बच्चों का किसी का साल खराब नहीं हुआ, किसी का साल नहीं गया, वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते थे। तमाम आज हम लोग डाटा के माध्यम से ऑनलाइन बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं, सरकारी सुविधाएं ले सकते हैं, पेपर अगर हमें भरना है तो हम बहुत सारी चीजों को उससे कर सकते हैं। इसलिए समाजवादियों ने तय किया है कि आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम होगा। हमारे साथियों को याद होगा, जब समाजवादी सरकार थी तो हम लोगों ने लैपटॉप दिया था, और जिन नौजवानों के घर में होगा वो आज भी चल रहा होगा, और जब चलाते होंगे तो नेताजी और हम ही लोग दिखाई देते होंगे। इस सरकार ने लैपटॉप तो दिया नहीं, लेकिन हम लोगों ने इतनी बड़ी चीज दी थी, इन्होंने इतनी छोटी कर दी, और उसमें भी नकल कर करके फोटो डाल दी, लेकिन इतना रद्दी दिया है कि उंगली घिसते रहो, चलता ही नहीं है। बताओ घटिया दिया कि नहीं दिया? और न केवल इन्होंने नकल कर करके घटिया दिया है, बल्कि हमारे किसान भाई जानते होंगे कि इन्होंने बोरी से भी चोरी कर ली। पहले बोरी से चोरी हुई 5 किलो की, और अभी बोरी से चोरी कितनी हो गई? 10 किलो की हो गई कि नहीं हो गई? और कभी कभी मैं सोचता हूं ये चोरी कहां से सीखी है। जिन लोगों ने बाजार में पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट पहले लिया होगा वो जानते होंगे चोरी कहां से सीखी है। याद कीजिए, पार्ले जी का बिस्किट पहले इतना बड़ा आता था,
और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और मुनाफा उन्होंने कमाया, तो बताओ पैकेट कितना हो गया? छोटा हो गया कि नहीं हो गया? कितने बिस्किट का पैकेट है आजकल? ये बीजेपी वाले आ गए तो एक बिस्किट वाला पैकेट आपको मिलेगा। और हमारे किसान जानते होंगे, जब बोरी से चोरी हुई, वहीं इन्होंने जबरदस्ती बताओ नैनो यूरिया खरीदवा दिया कि नहीं खरीदवा दिया? नैनो यूरिया खरीदवाया कि नहीं? और सुनने में तो आ रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी की सरकार में जो उद्योगपति भागे, उसी तरीके से नैनो यूरिया जो खाद मिली आपको, वो साइंटिस्ट भी भाग गया भारत छोड़ करके। इसलिए सावधान रहोगे बीजेपी से कि नहीं रहोगे? मैं जब यहां आया तो मैंने देखा बहुत सारे नौजवान मोटरसाइकिल से आए हैं। बताओ नौजवानों, 5 साल पहले मोटरसाइकिल की कीमत क्या थी? 10 साल पहले क्या थी? और आज मोटरसाइकिल कितने की मिल रही है? और डीजल पेट्रोल कितना हो गया महंगा? 10 साल पहले जो आप दवाई लेते थे पैरासीटामोल 500 ग्राम की, उसमें बुखार ठीक हो जाता था। और आज बताओ डोलो कितने की है? डोलो गोली 650 में भी बुखार ठीक नहीं हो रहा। बताओ दवाइयां महंगाई हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए बीजेपी को इस बार सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? और ये केवल हमारे आपके भविष्य का चुनाव नहीं है, ये संविधान बचाने का भी चुनाव है। ये संविधान वो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हम लोगों को दिया, और यही संविधान हमें अधिकार दिलाता है, यही संविधान हमें न्याय दिलाता है। और याद रखना गरीबों और हमारे बहुजन समाज के लोगों, यही संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, यही हमारी संजीवनी है। अगर इसी को ठेस पहुंचाने का काम करेंगे तो हम सब मिलकर के इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सफाया करने का काम करेंगे। इसलिए सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? और हम अपने बहुजन समाज के लोगों से भी कहेंगे, इधर राजनीति में आपने देखा होगा बीजेपी और बीएसपी ने अंदर ही अंदर हाथ मिला लिया है। बताओ मिला लिया कि नहीं मिला लिया? इसलिए तमाम वो लोग जो संविधान को बचाना चाहते हैं, आए और सब हमारे नौजवान प्रत्याशी तरुण इन पुनिया जी को जिताने का काम करें। बताओ इन्हें जिताओगे? इनका चुनाव चिन्ह तो याद रहेगा, साइकिल नहीं है इनका। साइकिल वालों भी पंजा दबाओगे कि नहीं दबाओगे? ये तो बाराबंकी से मुझे लगता है न केवल जीत होने जा रही है, न केवल जीत होने जा रही है, जो जानकारी मिल रही है वो बता रहे हैं कि रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। ये बाराबंकी वो धरती है जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाने का काम करती है, हमारे भाईचारा को आगे बढ़ाती है। ये धरती वो है जो मिली जुली संस्कृति को हमेशा बढ़ाने का काम किया। और यही बाराबंकी की धरती ने न जाने कितने समाजवादी नेताओं को और ऐसे तमाम महान नेताओं को जन्म दिया जो आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हम उन्हीं के रास्ते पर आज भी चल रहे हैं। चाहे वो हमारे राम सेवक यादव जी हों, बेनी प्रसाद वर्मा जी रहे हों, अनंतराम जायसवाल जी रहे हों, और चाहे कांग्रेस के बहुत पुराने नेता जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, हम उनको याद करते हुए आप सबसे अपील करके जा रहा हूं कि ये 5वें चरण का चुनाव है। 4वें चरण में तो ये धराशायी हो ही जाएंगे, लेकिन 5वें, 6वें, 7वें में
इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आप सबक सिखाने का काम करना। और मेरा नौजवान सही कह रहा है कि बाय बाय बीजेपी वालों। बताओ इनका डबल इंजन फेल है कि नहीं है? जो यहां इंजन इन्होंने भेजा था वो बदलना पड़ा कि नहीं बदलना पड़ा? उन्होंने खुद बदला कि नहीं बदला? तो इसलिए हमारे तरुण पुनिया जी को ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये खड़गे जी कहते हैं राजस्थान और उत्तर प्रदेश वालों का कश्मीर से क्या लेन देन। अरे खड़गे महाराज 80 पार कर गए, मगर आपको मालूम नहीं पड़ता, कौशांबी को जान नहीं पाए। कौशांबी का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, जान देने। भाइयों बहनों, कश्मीर में अब तक एक कांग्रेस सपा बसपा ने धारा 370 को अपने अनौरत संतान की तरह संभाल कर रखा था। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया भैया, समाप्त। और एक कश्मीर से हमेशा के लिए आतंकवाद को समाप्त कर कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। भाइयों बहनों, ये दो शहजादे जो है अखिलेश और राहुल बाबा, वो कहते हैं कि हम आएंगे तो धारा 370 को वापिस लाएंगे। मुझे बताइए कौशांबी वालों, धारा 370 वापिस आनी चाहिए क्या? जोर से बोलो, आनी चाहिए। मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया है, नक्सलवाद को समाप्त करने का काम किया है। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये तो राम की भूमि है। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल तक ये कांग्रेस सपा बसपा राम मंदिर को अटका कर रखे, लटका कर रखे, भटका कर रखे। मोदी जी आए, मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब ये राहुल बाबा, सोनिया गांधी, डिंपल बहन, अखिलेश यादव, सबको निमंत्रण भेजा गया, मगर कोई प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गया। क्यों नहीं गया भाई, मालूम है? बताओ क्यों नहीं गया? चलो मैं बताता हूं। वो लोग अपनी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से। उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है ना? पक्का मालूम है ना? पक्का मालूम है ना? मगर हम भाजपा वाले वो वोट बैंक से नहीं डरते हैं। सिर्फ राम मंदिर नहीं, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ बाबा विश्वनाथ का दरबार भी मोदी जी ने फिर से बनाने का काम किया। सोमनाथ का मंदिर फिर से सोने का बन रहा है।
मोदी जी ने हमारे सारे श्रद्धा केंद्र को फिर से सजाने का काम किया। तुम देश के सारे चोर उचक्के डकैतों को अपनी पार्टी में शामिल कर लो और केजरीवाल को जेल भेज दो और कहो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे प्रधानमंत्री जी, आप देशवासियों को बेवकूफ मत समझो। देश बच्चे बच्चे की जुबान के ऊपर हो रहा है कि सारे चोर चक्कों को अपनी पार्टी में शामिल करके और ईडी और सीबीआई के सारे केस उनके रफा दफा कर। केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया? केजरीवाल को गिरफ्तार करके उन्होंने एक मैसेज दिया है सारे देश को कि अगर मैं केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकता हूं तो किसी को भी गिरफ्तार कर सकता हूं। कोई केस नहीं होगा, कोई मामला नहीं होगा, तब भी मैं तुमको गिरफ्तार कर सकता हूं। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। देशवासियों को यह समझने की, अब जब मैं बोलने जा रहा हूं, समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, और इसको 2 स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टालिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टालिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यही तानाशाही है दोस्तों। वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा।